सो इंड एस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट में जब हम किसी असेट के ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस को कंप्यूट करते हैं और वो असेट भी कौन सी अदर देन गुडविल वाली, तो हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। जैसे कि हम ये चेक करेंगे कि क्या जिस असेट का हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं वो हम एक रिवैल्यूड अमाउंट पे कैरी कर रहे हैं, मतलब क्या उसको पहले कभी हमने रिवैल्यू किया है। अगर हमारा आंसर है नो, पहले कभी उसको हमने रिवैल्यू नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो भी रिवैल्यूएशन पे होने वाला लॉस होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमने उसको पहले कभी रिवैल्यू किया है तो दो कंडीशन बन सकती हैं, क्या उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस था। अगर उसके ऊपर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं था तो अगेन द ट्रीटमेंट इज सेम, हमें जो भी रिवैल्यूएशन पे होने वाला लॉस है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। लेकिन सपोज करो उसके ऊपर अगर हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस बना था, यानी कि उसको हमने अपवर्ड रिवैल्यू किया था, तो हमारा ट्रीटमेंट जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल की सहायता से मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी है, उसे हमने 1 लाख रुपए पे खरीदा था, बाद में उसको हमने रिवैल्यू कर लिया 1,10,000 रुपए पे। ठीक है, तो इसका 1 लाख रुपए पे खरीदा था, इसका कैरिंग अमाउंट भी हमारा इतना ही था, कोई डेप्रिसिएशन इस पे तब तक लगा नहीं था। मीनवाइल हमने इसको क्या किया, हमने इसको 1,10,000 पे रिवैल्यू कर लिया। तो हमें क्या करना पड़ा, 1,10,000 रुपए हमने ओसीआई में ट्रांसफर करना पड़ा। लेकिन अभी क्या होता है, अभी जो रिवैल्यूड असेट थी ना 1,10,000 रुपए की, जो अभी हम कैरी कर रहे थे, इसको हमने फिर 80,000 रुपए पे अभी प्रेजेंटली रिवैल्यू किया है, सेकंड रिवैल्यूएशन पे, है ना। तो पहले रिवैल्यूएशन पे तो हमने सरप्लस क्रिएट कर दिया ना, आंसर हमारा यस हो रहा है ना। और दूसरे रिवैल्यूएशन पे हमारा 30,000 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। वो कैसे, 1,10,000 रुपए की एसेट रिवैल्यूड होने के बाद थी सेकंड रिवैल्यूएशन के बाद में, और 80,000 मतलब फर्स्ट रिवैल्यूएशन के बाद में, और 80,000 रुपए की ये सेकंड रिवैल्यूएशन के बाद में है। तो अभी जो सेकंड रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है वो 30,000 रुपए का हो रहा है। तो 10,000 रुपए का जो अमाउंट है वो हमारे ओसीआई में स्टैंड कर रहा होगा, क्योंकि हमने इसे ओसीआई में ट्रांसफर किया है। तो अभी हमने क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है हमें जो भी हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो हम ओसीआई से, है ना, खाली करेंगे ओसीआई को। 10,000 रुपए यहाँ पे पड़ा हुआ है, 10,000 रुपए हमने ओसीआई में ट्रांसफर कर दिया। बाकी बचा हुआ 20,000 रुपए जो होगा ना इस 30,000 में से, 10,000 तो ओसीआई में ट्रांसफर कर दिया था, 20,000 रुपए बचा है 30 में से, तो 20,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि, है ना, कुछ चीजों का और ध्यान रखना है। जैसे कि अगर असेट होती है ना कोई भी, जैसे हमारी असेट है, तो उसको जो फर्स्ट टाइम हमने इंक्रीज किया होता है ना, और सब्सिक्वेंटली हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो एज पर अदर स्टैंडर्ड वो क्या माना जाएगा, वो डिक्रीज माना, रिवैल्यूएशन डिक्रीज माना जाता है ना, एज पर द अदर स्टैंडर्ड। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी कैरिंग, है ना, असेट है, उसको उसके ऊपर अगर हमने लाइक कैरिंग अमाउंट उसका सपोज करो पॉजिटिव जा रहा है ना, और उसे हमने रिवैल्यू किया, रिवैल्यू करने के बाद में हमें क्या ना लाइबिलिटी अराइज हो रही है। जैसे कि सपोज करो एग्जांपल लेते हैं कि असेट का कैरिंग अमाउंट है 10,000 रुपए, अभी उसको रिवैल्यू करने पे हो रहा है कि वो -5,000 रुपए, यानी कि डिस्पोजल कॉस्ट इतनी ज्यादा पड़ रही है ना कि उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 5,000 रुपए की। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इस टाइप के केस में, जब हमारा इम्पेयरमेंट लॉस जो है ना वो ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट हो रहा है तब। अब तीसरी चीज समझ लेते हैं। तो देखो, जब हम डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करेंगे ना रिवैल्यूड एसेट के ऊपर, तो जो नया हमारा न्यू कैरिंग अमाउंट होता है, सो न्यू कैरिंग अमाउंट के ऊपर रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं लेस, उसकी मतलब रेसिडुअल वैल्यू घटाने के बाद में। सो रिवाइज कैरिंग अमाउंट को हम कंसिडर करके ही डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे। सेम गोज विद द डेफर्ड टैक्स असेट, है ना, लाइबिलिटी कंप्यूटेशन। उसको जब हम कंप्यूट करेंगे तो हमें क्या जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट होगा ना वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा।